डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12th में हैं और बायोलॉजी का तैयारी कर रहे हैं 2026 बोर्ड में बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके पूरे बायोलॉजी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ एक ही वीडियो में कराने वाला हूं, ठीक है। इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, मतलब पूरे किताब में बायोलॉजी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। मैं आपको सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा। आपके बुक में सभी महत्वपूर्ण पूरे बुक में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है, साथ में लघु उत्तरीय प्रश्न भी बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल लघु उत्तरीय आता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे आपका जो पूरे बुक में इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपका पूरा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा और मैं आपको वो प्रश्न बताऊंगा जो 2026 बोर्ड में भैया 100% आएगा। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरा जो बायोलॉजी है इसी से छपेगा, चाहे आपका वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे आपका लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, तो सारा क्वेश्चन आप तैयार कर देना। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। ये वीडियो देखने के बाद आप बायोलॉजी में 95% मार्क्स जरूर लाओगे। तो आज के इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न से, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय। तो चलो स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तब मेरे प्यारे स्टूडेंट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। ये हमारा बायोलॉजी जो है, ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ना, आपको मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं और इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना ये बोर्ड एग्जाम के लिए 110% इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और 2026 में तो 100% आएगा। तो पहला प्रश्न बहुत ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। ये समझो कि ये हमारे बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ओके। बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। देखो जब बोर्ड एग्जाम एक दिन बचता है ना, तो पूरे साल जितना पढ़े रहो ना उतना एक दिन में पढ़ लेते हो, वो प्रेशर होता है। और अगर अपने माइंड में ये रखो कि हमारा कल पेपर है आज पढ़ रहे हैं ना, तो आप बहुत ज्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं, बताओ। पहले चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में पढ़ा होगा एक बीजांड की संरचना। अब ये बताओ कि बीजांड का वह भाग जहां बीजांड वृंत क्या है, बीजांड वृंत जुड़ा होता है, बताओ। बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, निभाग या फिर चलाजा कहते हैं, या फिर नाभिका या हाइलम कहते हैं, या केंद्रक कहते हैं, या फिर माइक्रोपाइल कहते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर है माय डियर स्टूडेंट, उसे हम लोग नाभिका या फिर हाइलम कहते हैं। खा वाला ऑप्शन सही है, नाभिका या फिर हाइलम कहते हैं। जो बीजांड के मतलब बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है, जो बीजांड वृंत जहां से जुड़ा होता है उसे हाइलम या फिर नाभिका कहते हैं। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, द्वितीय निषेचन की क्रिया होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड में आने वाला प्रश्न है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, ठीक है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसमें, देखो शैवालों में या फिर हमारा ब्रायोफाइट में या फिर हमारा अनावृत बीजी पौधों में या आवृत बीजी पौधों में। बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं अनावृत और आवृत बीजी। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना कि जो द्वितीय निषेचन होता है, जो ये हमारा द्वितीय निषेचन की प्रक्रिया है ना माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो होता है आवृत बीजी पौधों में होता है। किसमें होता है, आवृत बीजी पौधों में, अनावृत में नहीं होता, आवृत बीजी पौधों में, याद रखना। देखो जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बिल्कुल तैयार कर लो अगर बोर्ड एग्जाम में जो बायोलॉजी का टॉपर बनना है, ठीक है। देखो हम आप लोगों को इतना अच्छे से पढ़ाएंगे ना कि आपको ऐसा कोई नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे रसगुल्लों, तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से समझो एक एक क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या कह रहा है, तीसरे में निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा आभासी फल, और आभासी फल में हमारे जो होते हैं, जैसे सेब हमारा क्या है, आभासी फल है, ठीक है। और स्ट्रॉबेरी भी है, अखरोट भी है, लेकिन जो हमारा आम है ना, ये हमारा कोई आभासी फल नहीं है। आम हमारा कोई आभासी फल नहीं है, ठीक है, याद रखना। देखो हम एक बार जो पीला कलर का जो है मतलब वस्त्र धारण किए हुए थे, मतलब कपड़ा पहने हुए थे, तो एक इंसान कहता है तुम तो आज दशहरी आम लग रहे हो, ठीक है, क्योंकि आम क्या होता है, पीला कलर का होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो हमारा आभासी फल क्या है, आम नहीं है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे रसगुल्लो, 100% आएगा 2026 में। ठीक है, देखो ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा आभासी फल है, और एक ऑप्शन दे दे सेब या स्ट्रॉबेरी, तो याद भी रखना कि हमारा ये सब आभासी है, स्ट्रॉबेरी आ जाए आभासी फल है, सेब आभासी फल है। आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 2 ऐसे फलों का नाम बताओ जो आभासी हैं, तो आप याद रखना सेब और स्ट्रॉबेरी लिख देना। ठीक है, ऐसे भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? राम उदार हैं, या फिर VN प्रसाद हैं, या PN मेहरा हैं, या फिर प्रोफेसर महेश्वरी? कौन है? प्रोफेसर महेश्वरी। ठीक है, प्रो महेश्वरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट सभी स्टूडेंट करते रहो। ठीक है, नोट करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, देखो सैल्विया में परागण होता है, परागण आप लोगों ने पढ़ा है, स्वपरागण परपरागण। तो जो हमारा एक सैल्विया होता है, सैल्विया में परागण किसके द्वारा होता है बताओ? सैल्विया जल द्वारा, या फिर हमारा वायु द्वारा, या कीटों द्वारा, या फिर हमारा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जो सैल्विया है, क्या है? सैल्विया है, इसमें जो परागण होता है वो कीटों द्वारा होता है। गा वाला ऑप्शन सही है, कीटों द्वारा। ठीक है, कीटों द्वारा होता है सैल्विया में परागण। समझ में आ रहा है ना? देखो जितना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये बायोलॉजी का मतलब इतना इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय है ना कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। पूरे किताब में से मैंने आप लोगों को लिए ये क्वेश्चन लिया है, और पेपर में ऑब्जेक्टिव आएगा और कहोगे पेपर से आओ, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ेंगे, पेपर में धुआं उड़ा देंगे। ठीक है, तो पढ़ लो ये ऑब्जेक्टिव। अगला है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहां किस कोशिका में होता है? सर्टोली कोशिका द्वारा, या अधिवृत अधिविसरण द्वारा, या जनन कोशिका द्वारा, या फिर हमारा लीडिंग कोशिका द्वारा? तो याद रखना जो सर्टोली हार्मोन्स है, सॉरी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, वो हमारा कहां होता है? लीडिंग कोशिका द्वारा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव जो होता है वो लीडिंग कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, सर्टोली के द्वारा नहीं होता है, जनन के द्वारा नहीं होता है, अधिविसरण के द्वारा नहीं होता, किसके द्वारा होता है? लीडिंग कोशिका के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखो निम्नलिखित में से पुरुष में से संबंधित है, इसमें जो है वो पुरुष से कौन सा संबंधित है? पुरुष से कौन सा संबंधित है? वैक्सोटोमी, या फिर हमारा गोलियां, या फिर हमारा ट्यूबेवैक्सोटोमी, या फिर हमारा इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो निम्नलिखित में से पुरुष से संबंधित है वो कौन सा है? पुरुष से संबंधित कौन सा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो पुरुष से जो संबंधित है वो वैक्सोटोमी है। ठीक है, ये सब गोलियां और ये सब जो है पुरुष से संबंधित नहीं है। ठीक है, जो वैक्सेटोमी है वो पुरुष यानी कि नर से संबंधित है। अगला है वंशागत की आनुवांशिक इकाई है। इन चारों में से वंशागत की आनुवांशिक इकाई, वंशागत चैप्टर पढ़े हो? अभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो। गुणसूत्र है, या फिर हमारा जीन प्रारूप है, या गाल्जी काय है, या जीन है? तो वंशागत की जो आनुवांशिक इकाई होता है वो क्या होता है? जीन होता है। क्या होता है? जीन। याद रखना, वंशागति की जो आनुवांशिक इकाई होता है वो जीन होता है। क्या होता है? जीन। याद रखना। ठीक है, 8 क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो गुलाबी पुष्प वाले गुलबास में स्वनिषेचन से प्राप्त जो प्रारूपी अनुपात होगा, जब हम लोग गुलाबी पुष्प का मतलब स्वपरागण कराते हैं, क्या कराते हैं? स्वपरागण। ठीक है, तो उससे हमें कौन सा अनुपात प्राप्त होता है? कौन सा अनुपात प्राप्त होगा? 1:2:1, या फिर 3:1, या 1:1:1:1, या 2:1। तो क्या प्राप्त होगा? 1:2:1, यानी कि 1:2:1। ठीक है, का वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 9 का वाला ऑप्शन। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल लाजवाब हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। 10वां है मंगोली जड़ता किसके द्वारा होता है? मंगोली जड़ता एक रोग है जो कि बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, अब ये किसके द्वारा होता है? देखो, पहला लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रा द्वारा, या फिर हमारा 21वीं जोड़ी के आलिंग सूत्रों की एकल सूत्रा, या फिर हमारा लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रा, या फिर हमारा 21वीं जोड़ी के आलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रा द्वारा। घा वाला ऑप्शन सही है, घा वाला ऑप्शन। ठीक है,
तो ये हमारे हो गए 10 ऑब्जेक्टिव, सारा आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तैयार कर लो। जितना ऑब्जेक्टिव बता रहे इसके बाहर बायोलॉजी में एक भी प्रश्न नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में। 100% जो ऑब्जेक्टिव है यहीं से आएगा, तो आप लोगों को तैयार कर लेना है। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो ये सारा तैयार कर लो, ठीक है। तो ये सब आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर ऑब्जेक्टिव। देखो जितना बता रहे हैं ये आपको बायोलॉजी में 100% पढ़ लेना है। देखो अब की बार हमें हर सब्जेक्ट में 95% लाना है, और 95% लाने के लिए जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ने हैं, एक एक क्वेश्चन को रट लेना है, याद कर लेना है, फिर आप देखो पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे। देखो 11 नंबर है, सहलग्न जीन पाया जाता है। एक्स सहलग्न जीन, देखो एक्स सहलग्न जीन कहां पाया जाता है बताओ, एक्स सहलग्न जीन। अब ऑप्शन आपके 4 हैं। पहला, वाई गुणसूत्र के विषमजात भाग में। देखो अगर एक्स है तो वाई में नहीं पाया जाएगा। एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में, हाँ ये सही है, ठीक है। एक्स वाई भी नहीं होगा और संयुक्त गुणसूत्र भी नहीं होगा। तो आपको क्या कहना है कि एक्स सहलग्न जो पाया जाएगा वो एक्स गुणसूत्र के विषमजाती भाग में पाया जाएगा। वैसे भी आपको समझ में आ रहा है कि एक्स जो है वो एक्स में ही पाया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करना, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो बहुत ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन को। देखो 12 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। जब श्वेत रुधिर कणिकाएं, देखो एक होता है लाल रुधिर कणिका, एक श्वेत रुधिर कणिका, एक हमारा प्लेटिनम होता है। तो इसमें हमारा श्वेत रुधिर कणिका कणिकाओं के अति उत्पादन यानी कि बहुत ज्यादा उत्पादन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो बताओ। यहां आ जाओ, थाइरोसिनिमिया या फिर ल्यूकीमिया या फिर हमारा हीमोफीलिया या सभी। तो अगर श्वेत रुधिर कणिकाएं का उत्पादन ज्यादा हो जाए, ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का उत्पादन ज्यादा हो जाए तो हो जाता है भैया क्या, ल्यूकीमिया। खा वाला ऑप्शन सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ो, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जनजात उपापचयी सृष्टि है, इन चारों में से जनजात उपापचयी सृष्टि कौन सा है? फिनाइल कीटोनिया, कीटोनूरिया या फिर हमारा वर्णांधता या हीमोफीलिया या फिर हमारा आरक्तता। तो का वाला ऑप्शन सही है, फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। ये हमारा का वाला ऑप्शन सही है। सारा क्वेश्चंस आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है। इन सारे को मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, बहुत सारे 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठाए हैं, क्वेश्चन बैंक, विद्या क्वेश्चन बैंक एंड अवतार गाइड बुक, तब मैंने ये ऑब्जेक्टिव लिया है। और यही ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा, ठीक है। टॉपर आप लोग रहोगे, टेंशन मत लो, हम हैं, ठीक है। अगला है फास्फोडाई एस्टर बंध उपस्थित है। फास्फोडाई एस्टर बंध इन चारों में से कहां उपस्थित है बताओ। एडीपी में या एटीपी में या फिर सीएसपी में या इनमें से कोई नहीं, बताओ। ऑप्शन नंबर घ है वो सही है, ठीक है। इनमें से किसी में भी नहीं उपस्थित है क्या, फास्फोडाई एस्टर। ना तो हमारा एडीपी में है, ना एटीपी में है, ना ही CAAMP में है, ठीक है। इनमें से किसी में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड में आने वाला प्रश्न है भैया। लिखा हुआ है हर गोविंद खुराना जाने जाते हैं। हर गोविंद खुराना किसके लिए जाने जाते हैं? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, आरएनए की संरचना की खोज के लिए, या डीएनए संरचना की खोज के लिए, या डीएनए लाइकेज एंजाइम की खोज के लिए। तो भैया जो हर गोविंद खुराना जी हैं, कौन? हर गोविंद खुराना जी, वो माने जाते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर का हमारा सही है भैया, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं कौन? हर गोविंद खुराना जी। क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहना, ठीक है, नोट करते रहना। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इसका पीडीएफ दे दो, तो मैं आपको बता दूं आल सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है, आल सब्जेक्ट, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूं, ये जो मैं आपको पढ़ाता हूं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, पीडीएफ वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है। व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लो। इस नंबर पे मैसेज करो 9918863196 पर, 9918863196 पर अभी मैसेज या कॉल कर लेना वीडियो के बाद,
और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप टॉपर हो जाओगे, क्योंकि यहां मैं आप लोगों को बहुत सारे वायरल पेपर, मॉडल पेपर और भी इंपॉर्टेंट चीजें देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि डीएनए के रासायनिक चाकू है, इन चारों में से हम डीएनए का रासायनिक चाकू किसे कहते हैं? जो हमारा डीएनए है, डीएनए का रासायनिक चाकू किसे कहते हैं? एंडोन्यूक्लियस या फिर पॉलीमरेज या फिर हमारा लाइगेज या फिर हमारा ट्रांसक्रिप्टेज? तो बताओ किसे कहते हैं भैया? एंडोन्यूक्लियस को कहते हैं डीएनए का रासायनिक चाकू। किसे कहते हैं? एंडोन्यूक्लियस को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो प्रारंभन हेतु जो हमारा प्रारंभक कूट, प्राकूट क्या है? मतलब जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए हमारा प्रारंभक प्राकूट क्या है? प्राकूट, ठीक है। कूट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको कूट सारा समझ में आ जाएगा। AUG है या UAG है या UGA है या फिर हमारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, AUG है। क्या है? AUG का वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 17 का। नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 यहां क्या कह रहा है भाई? देखो, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन अमोनिया का मेथेन का अनुपात था। मिलर ने एक प्रयोग किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है मिलर का प्रयोग। अब उसमें जो हमारा हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन और अमोनिया और मेथेन का जो अनुपात है वो क्या था? यानी कि 3 चीजों का अनुपात था, ठीक है। तो वो हमारा 2:1:2 था, या 1:2:2 या 2:2 नहीं, आपको याद रखना है क्या? 212 1:2:1 था, यानी कि आपको याद रखना है 212, ठीक है। अनुपात तो आप वैसे भी याद रखोगे क्योंकि अनुपात यहां पूछ लेता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 18 क्वेश्चन। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम? पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? डार्विन था या मथस था या बीजमान था या हीकल? तो याद रखना, जो हीकल थे उन्होंने पुनरावृत्त जो है सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। घा वाला ऑप्शन सही है, हीकल, ठीक है, हीकल। 19 क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम लोग 20 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहां क्या पूछ रहा है? मछलियों के पंख तथा व्हेल के चप्पू दर्शाते हैं। जो मछलियों के पंख है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बायोलॉजी का हम आपको टॉपर बना देंगे, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ो। इसके बाद जितने भी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय जितने डायग्राम है सब कुछ लाएंगे भाई। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बोर्ड एग्जाम के पेपर में छेद कर देना है, एक भी नंबर नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। देखो यहां है भैया, समरूपता को दर्शाता है या समजातता को या पूर्वजता को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया वो जो मछलियों के जो पंख हैं तथा व्हेल के चप्पू, वो समरूपता को दर्शाते हैं, एक जैसे दिखते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है, समरूपता को दर्शाते हैं। अगला, प्राकृतिक चयन वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? भैया प्राकृतिक चयन या फिर वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन जी ने। किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने, ठीक है। डार्विन ने प्रतिपादित किया था किसका? प्राकृतिक चयन या वर्ण का सिद्धांत जो है डार्विन ने प्रतिपादित किया था। 21 प्रश्न समझ में आ गया ना? 21 प्रश्न में अब आपको कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, सारा समझ में आ गया 21 के 21। अब आप लोग ये नोट कर लो, फिर हम लोग 22 नंबर पे चलते हैं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों से क्या पूछ रहा है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत आसान भी है। अगर जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ोगे तो आसान लगेगा, ठीक है। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित किस सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया? इन चारों में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसको डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया था? पैंजोनिसिस या फिर हमारा प्राकृतिक चयन तो प्रतिपादित किए थे, हमें नहीं वाला बताना है। अभी मैंने नेक्स्ट बताया इससे पहले, जनन द्रव्य की निरंतरता, लैंगिक जनन भी मतलब चयन भी प्रतिपादित किया था। बस ये जो है जनन द्रव्य की निरंतरता को भैया डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया था। क्या? जनन द्रव्य की निरंतरता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है? इन चारों में से कौन है जो अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है? भाई देखो डार्विन फिंच जो है ये है, हमें नहीं बताना है। ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल भी हैं और ये भी है ऑस्ट्रेलियाई, लेकिन जलीय स्तनी जो है ये नहीं है।
जलीय स्तनी जो है वो अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है। याद रखना, अनुकूली विकिरण का उदाहरण कौन सा नहीं है? जलीय स्तनी। जलीय स्तनी जो है वो अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है 24 नंबर। निंद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? इन चारों में से आपको बताना है। जो निंद्रा रोग, जो नींद आता है ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पढ़ाई करते समय नींद आता है, कहीं आपको निंद्रा रोग तो नहीं हो गया है? बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उनको, बहुत सारे स्टूडेंट को लवेरिया रोग हो जाता है, लवेरिया रोग, जो कि निंद्रा रोग से भी खतरनाक होता है। तो बच के रहना, रोग बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, देखो लाइफ में जब तक आप सक्सेस ना हो जाओ ना, तब तक आपकी जो एनर्जी है वो हाई होनी चाहिए। पढ़ने के लिए, कोई काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए एकदम तैयार रहो। ये जो 18 से 25 साल की उम्र है ना, इसमें खुद को रगड़ दो, मेहनत करो, इतने सक्सेस हो जाओ कि मम्मी पापा को कुछ खरीदने से पहले प्राइस ना देखना पड़े, तब तो आप उनके अच्छे बेटे हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। निंद्रा रोग जो होता है यूग्लिना नहीं, इसके द्वारा नहीं होता भैया, प्लाज्मोडियम के द्वारा भी नहीं होता, ट्रेपनोसोमा के द्वारा होता है। ट्रेपनोसोमा अमीबा के द्वारा भी नहीं होता है। ठीक है, ट्रेपनोसोमा के द्वारा होता है, गा वाला ऑप्शन से, ट्रेपनोसोमा। ठीक है, अगला टीबी। जो टीबी होता है, टीबी के टीका का नाम। पहले बच्चे क्या होते हैं छोटे छोटे, तब कहते हैं तुम्हारे टीवी है, तो कहते हैं हाँ हमारे यहाँ टीवी है, तो कहते हैं अरे दूर हो जाओ इनके टीवी है। ठीक है, लेकिन बच्चों को क्या लगता था, वो देखने वाला टीवी। ठीक है, मजाक करते थे सभी लोग, हम लोग भी करते थे। तो टीवी जो होता है उसमें जो टीका लगता है, टीवी जब होता है तो उसका टीका लगता है, तो उसमें कौन सा टीका, PAS लगता है, या हमारा OPV नहीं, ये भी नहीं, DPT नहीं, BCG टीका लगता है। BCG याद रखना, BCG जो टीका लगता है वो टीबी में लगता है। जब किसी को टीबी हो जाए तो BCG टीके को लगाया जाता है। ठीक है, ताकि सही हो जाए जल्दी से। अगला क्वेश्चन, अगला, बीडाल परीक्षण किस बीमारी के जांच में किया जाता है? बीडाल परीक्षण, ये जांच हमें भी हुआ था, 2 बार हो चुका है। ठीक है, ये जांच हमें 2 बार हो चुका है, बीडाल परीक्षण। क्यों? क्योंकि भाई जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड एक बुखार होता है, सभी बच्चों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को हो जाता है। तो ये मुझे 2 बार हो चुका है, और टाइफाइड बहुत खतरनाक भी होता है। तो ये सब मलेरिया में नहीं होता है, इस सब में नहीं होता भाई, टाइफाइड में होता है। किस में होता है? टाइफाइड में होता है बीडाल परीक्षण। बीडाल परीक्षण किस में होता है? टाइफाइड में। ठीक है, डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। डेंगू जो होता है, अभी तक तो डेंगू नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन डेंगू में जो है वो, उसमें क्या वाहक है, क्या मतलब फैलाता है, क्या चीज है जो फैलाता है, बताओ? क्यूलेक्स या एडीज? एडीज फैलाता है, याद रखना। जो एडीज होता है, एडीज, ये डेंगू रोग को फैलाता है। डेंगू बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, बहुत खतरनाक होता है। तो ये हमारा हो गया 27 ऑब्जेक्टिव। 28 नंबर आ जाओ यहां। टाइफाइड, जो टाइफाइड है, टाइफाइड के रोगजनक का नाम है। टाइफाइड का जो रोगजनक है उसका क्या नाम है? टाइफाइड जो रोग है उस रोगजनक का क्या नाम है? एस्केरिक्स, या फिर हमारा साल्मोनेला, या फिर हमारा प्लाज्मोडियम, या फिर अमीबा? क्या होता है टाइफाइड? ठीक है, टाइफाइड के रोगजनक का नाम। 28 नंबर क्वेश्चन। तो टाइफाइड के रोगजनक का नाम है वो है साल्मोनेला। साल्मोनेला जो होता है वो टाइफाइड के रोगजनक का नाम होता है। टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है? साल्मोनेला। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक प्रतिभक्षी अणु में कितने जो पेप्टाइड बंध होते हैं? प्रत्येक जो प्रतिभक्षी अणु होते हैं, उसमें कितने पेप्टाइड बंध होता है? पेप्टाइड, अब कहोगे सर ये तो केमिस्ट्री में है, भैया इसमें भी थोड़ा सा है, बायोलॉजी में भी। 6 होता है, 4 होता है, 2 होता है या 1 होता है? तो 4 होता है। कितने होता है? 4। ठीक है, 29 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजमान ने, या स्मिथ ने, या फ्लेमिंग ने, या आर्बर ने? तो भैया फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम पढ़े हो ना, उन्होंने किया था। मतलब वो नहीं है, बट ये फ्लेमिंग ने ही भैया पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज जो किया था वो भैया फ्लेमिंग ने किया था, याद रखना। ठीक है, अगला, शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। शर्करा से, अगर शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करना हो
तो वो कौन सा, ईस्ट है या पेनिसिलियम है या फिर राइजोपस है या फिर म्यूकर है? तो बताओ ईस्ट है, क्या है? ईस्ट है। 31 नंबर का वाला ऑप्शन सही, ईस्ट है, जो शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करता है। वो कवक कौन सा है? ईस्ट है। ठीक है, ईस्ट। समझ में आ गया ना? 31 ऑब्जेक्टिव, 31 में 31 आपको समझ में आ गया, इससे बाहर नहीं आएगा। अभी मैं आपको और भी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, टेंशन मत लो, ये सब नोट कर लो जल्दी से। 31 नंबर, 32 नंबर पे चलते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों। 32 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें पूछ रहा है जो अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। भैया जो अनुवांशिकता है, अनुवांशिकता जो हमारा अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा कौन सा? बीटा कपास है या फिर हमारा बीटी मक्का है या गोल्डन राइस है या फिर इनमें से सभी। तो भैया जो अनुवांशिकता है उसका रूपांतरित पौधा जो है वो बीटी कपास है। क्या है? बीटी कपास। ठीक है, बीटी कपास है, याद रखना, बीटी कपास। अगला, डीएनए खंडों का पहचान करते हैं। डीएनए खंडों का पहचान नर्दन ब्लोटिंग द्वारा या सदर्न ब्लोटिंग द्वारा। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो नदर्न है एक सदर्न है। ठीक है, और वेस्टर्न ब्लोटिंग द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि डीएनए खंडों का पहचान हम लोग सदर्न ब्लोटिंग द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? सदर्न ब्लोटिंग के द्वारा। खा वाला ऑप्शन सही है, सदर्न ब्लोटिंग के द्वारा। 33 नंबर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नोट कर लो। 34 नंबर ऑब्जेक्टिव आ जाओ। जंतु कोशिकाओं में जो क्लोनिंग है के उपयुक्त संवाहक हैं। जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक कौन सा है? SV40 या फिर हमारा PBR 327 या PUC या PBR 322। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, PBR 327 होगा या PBR 322 होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हमारा सही है PBR 322। PBR 322 ठीक है, सही है। PBR 322 हमारा बिल्कुल सही है, याद रखना। ठीक है, अगला 35 नंबर, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, पढ़े होंगे, जो जेनेटिक होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें करते हैं? कृषि में। कृषि में तो करते ही हैं। ठीक है, चिकित्सा में भी करते हैं, परजीवी जीवों में भी उपयुक्त, सभी में करते हैं भैया। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग हम लोग भैया कृषि में भी करते हैं, चिकित्सा में भी करते हैं, परजीवी जीवों में भी करते हैं, सभी में करते हैं। ठीक है, याद रखना। ये हमारा 35 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। 36 नंबर आ जाओ। 36 नंबर ऑब्जेक्टिव, किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा जो औद्योगिक स्तर पर किया जाता है, किया गया है? मतलब कह रहा है किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया गया है? हमारा मानव वृद्धि हार्मोन्स या फिर इंसुलिन या इंटरफेरॉन या फिर हमारा ये सभी। तो ये सभी, इन सभी का प्रयोग किया गया है कहां? हमारा संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर। औद्योगिक स्तर पर हम लोग मानव वृद्धि हार्मोन्स का भी प्रयोग किए हैं, इंसुलिन का भी किए हैं, इंटरफेरॉन का भी किए हैं, मतलब ये सभी का किए हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में नाइस लिख देना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं ना कि आप लोग शायद उतना नहीं करते होंगे। ठीक है, हम आप लोगों के लिए बहुत करते हैं। अब आप लोग पढ़ाई में इतना मेहनत कर दो ना कि आपके मम्मी पापा का सीना चौड़ा हो जाए, आपको देखें तो लगे हाँ मेरा वो बेटा है जो अभी तक कभी नहीं ऐसा कुल में पैदा हुआ, ऐसा बन के दिखाओ। ठीक है, पौधों में जो आवृत्ति स्तनाशी प्रतिरोधक जीन होता है, क्या होता है? GT होता है या MT होता है या BT होता है? GST। अब भैया नाम इसमें जो सुने हो वो GST, तो GST होता है। GST कट गया क्या? कटेगा, टेंशन मत लो, जब कमाओगे तब कटेगा। तो GST। ठीक है, ये हमारा 37 नंबर का ऑप्शन जो है वो हमारा GST सही है। ठीक है, 38 नंबर आ जाओ। 38 नंबर ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछ रहा है जो ग्रंथिकाओं में सहजीवी संबंध होते हैं, राइजोवियम में या फिर हमारा एजोटेबैक्टर में या फिर हमारा स्यूडोमोनास में, या ये सभी वाला सही है। घा वाला ऑप्शन सही है, जो ग्रंथिकाओं में हमारा सहजीवी संबंध होते हैं, इन सभी में होता है। ठीक है, अगला, भारत में प्रस्थकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखो भारत में आपको पूछना है, मतलब इंडिया में जो प्रस्थकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी को या आर मिश्रा को या राम उदार को या केसी मेहता को? तो बीरबल साहनी को भी नहीं कहा जाता, राम उदार को भी नहीं कहा जाता है, ओके मेहता को भी नहीं। किसको? आर मिश्रा को। आप कहोगे सर आर मिश्रा कौन है? आर का मतलब होता है रामदेव मिश्रा, रामदेव इनका पूरा नाम है। ठीक है, रामदेव बाबा नहीं, रामदेव मिश्रा अलग हैं। ठीक है, अगला
ये सेम क्वेश्चन आ गया है तो वो तो हमारा सही है भैया, इसमें भी वही है, तो इसमें हमारा आर मिश्रा ही है, सेम ही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगला 41 नंबर, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होते हैं। और ये खाद्य श्रृंखला जो होता है इसमें जो भैया इंसान होते हैं, मनुष्य कहाँ होते हैं? जो इंसान है मतलब हम लोग, वो कहाँ होते हैं? मनुष्य जो होते हैं उत्पादक नहीं होते, उपभोक्ता या हमारा अपघटनकर्ता नहीं, हमारा जो मनुष्य होता है वो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता, सब चीज का प्रयोग करते हैं, उपभोक्ता होता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य का क्या होता है? उपभोक्ता, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहां आ जाओ, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, उत्तर प्रदेश, अपने यूपी का बताना है कि जो राज्य पक्षी कौन सा है, ठीक है, अपने पूरे इंडिया का नहीं बताना, केवल उत्तर प्रदेश का। मोर है या फिर हमारा सारस है या कबूतर है या गौरैया है? तो अगर हम यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारा जो है वो सारस है। कौन सा है? सारस जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, यह राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनग्रस्त जो है संकटग्रस्त नहीं है? मतलब इसमें बताना है कौन सा जो स्तनी है वो संकटग्रस्त नहीं है, जो अभी भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। देखो हमारा लाल पांडा नहीं पाया जाता, मतलब ये संकटग्रस्त है। कस्तूरी मृग भी संकटग्रस्त है। नील गाय, भैया नील गाय अभी भी देखते होंगे खेतों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, खेतों में बहुत ज्यादा नील गाय आते जाते रहते हैं, तो ये संकटग्रस्त नहीं है, अभी भी ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। 43 नंबर हो गया ना। 44 नंबर आ जाओ। 44 नंबर है, घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? घाना राष्ट्रीय उद्यान कहां पाया जाता है? सिक्किम में नहीं, असम में नहीं, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में पाया जाता है भैया। क्या? घाना राष्ट्रीय जो है वो हमारा राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है, राजस्थान में पाया जाता है हमारा घाना राष्ट्रीय, ठीक है, घाना राष्ट्रीय राजस्थान में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कांजीरंगा उद्यान, बताओ कांजीरंगा उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। तो ये जो होता है वो हमारा असम में पाया जाता है। कहां? असम में पाया जाता है भैया कांजीरंगा जो है वो उद्यान, ठीक है। 45 हो गया, नोट कर लो। 46 नंबर पे आते हैं। देखो 46 नंबर, 45 तक नोट करने के बाद 46 आ जाओ। 46 नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वासगिर जो राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? कहां स्थित है? उत्तराखंड या राजस्थान या गुजरात या मध्य प्रदेश? तो भैया जो एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वासगिर जो राष्ट्रीय, वो है भैया गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। याद रखना जो गुजरात है वो हमारा सही है। अगला आ जाओ, प्रास्थगिक तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्रास्थगिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिवसीय या द्विदिशीय या बहुदिशीय या ये सभी। तो जो भैया जो प्रास्थगिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय। का वाला ऑप्शन सही है, एक दिशीय, ठीक है, एक दिशीय। अगला 48 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है? विभिन्न कीटों के मुख्य उपापंग उदाहरण हैं। जो विभिन्न कीट हैं उनके मुख्य उपंग उदाहरण हैं, क्या है? समरूपता या फिर हमारा अवशेषी अंगों के या समजातता। तो ये समजातता को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? समजातता को, ठीक है, समजातता को दर्शाते हैं। गा वाला ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, समजातता को दर्शाते हैं। अगला आ जाओ भैया 49 नंबर, mRNA का सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। जब हम mR यानी कि mRNA, ठीक है, mRNA की सहायता से प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं तो उसे हम अनुवादीकरण या अनुलेखन या प्रतीप अनुलेखन या प्रतिलिपिकरण, तो उसे हम अनुवादीकरण कहते हैं भैया, अनुवादीकरण। पहले के लोग कहते थे ना, छोटे बच्चे कुछ करते तो कहते हैं अनुवाद मत करो, मतलब लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है। अब के बच्चे कहते हैं भैया अनुवादीकरण है, ठीक है, अनुवादीकरण, ठीक है। लास्ट यानी कि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर यानी कि लास्ट ऑब्जेक्टिव भैया। और कहो तो छोड़ दे कमेंट बॉक्स के लिए, कहो तो छोड़ दे कमेंट बॉक्स के लिए, आप लोग बताओ, लेकिन चलो बता देते हैं। आधुनिक मानव का निकट संबंधी है। जो आधुनिक यानी कि मॉडर्न मानव है ना, मॉडर्न इंसान, उसके लिए निकट संबंधी है। गौरिल्ला है, गिवन है या औरंग है या चिंपैंजी है? तो चिंपैंजी है, ठीक है, चिंपैंजी। अब अगर बायोलॉजी का आपने ये 50 प्रश्न तैयार कर लिया जो मैंने बताया है, केवल ये 50 प्रश्न ना,
तो मैं कहता हूं आप बायोलॉजी का किंग हो जाओगे, बायोलॉजी का किंग हो जाओगे ऑब्जेक्टिव का। इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं आएगा इसके बाहर, ठीक है। बायोलॉजी का किंग हो जाओगे, इसके बाहर ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये सारा आपको तैयार कर लेना है। और जितने भी सब्जेक्ट के आपके पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, ये सब आपको चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। कॉल या व्हाट्सएप आप इसी नंबर पे करना 9918 86 31 96। जल्दी से वीडियो देखने के बाद आप कॉल या व्हाट्सएप कर लो, नोट कर लो, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को भैया बायोलॉजी का सभी जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ठीक है, वो तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आपके भैया बायोलॉजी में पूरे बुक में जितने भी आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है, लघुत्तरीय मतलब 12th बायोलॉजी का, 12th बायोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। हम लोग जो आपके पूरे बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे लाडलू लघुत्तरीय प्रश्न है वो देखेंगे। साथ में मैं आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी अभी बताऊंगा। और अगर आप लोग इतना लॉन्ग क्वेश्चन और लघुत्तरीय प्रश्न याद कर लिया ना, तो एक भी नंबर इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो बहुत ध्यान से समझना और आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। देखो सबसे पहला, अगर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लघुत्तरीय, आपके पूरे बुक में जितने भी लघुत्तरीय हैं, कॉपी पेन लेकर बैठना, कॉपी पेन लेकर बैठना और सारा नोट कर लेना, ठीक है। देखो पहला आप लोग लिख लो कि यही आएगा बोर्ड एग्जाम में, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। मतलब जो सेब होता है, सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है, पुष्प का कौन सा भाग जो होता है फल की रचना करता है। तो ये भैया हर साल बोर्ड में आने वाला प्रश्न है भैया, लघुत्तरीय है। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। अभी आप ये समझ लो हमें कौन कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। तो आपको यह तैयार कर लेना कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, मतलब फल को बनाता है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन तैयार कर लो। दूसरा, परागण किसे कहते हैं, ठीक है। जो परागण होता है, परागण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन करो। 2019 में आया, 2023, 2025 में और भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। मैं तो एक कोड का बता रहा हूं। एंड आपका परागण जो होता है दो प्रकार का होता है, सभी को पता है। एक स्वपरागण, इनका आपको भैया थोड़ा सा अच्छे से बताना होगा, और एक आप लोगों का परपरागण, ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताना होगा। बस हो गया 4 नंबर के लिए आपका लघुत्तरीय प्रश्न। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, हर साल बोर्ड में आते हैं। अब देखो आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है टिप्पणी कीजिए, तो देखो निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। जितना टिप्पणी करने वाला है सब मैंने ले आया। जैसे अनिषेक फलन पर टिप्पणी 2017, 18, 19, 20, 21, 22 हर बार आया हुआ है। एंड बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखने के लिए 2016, 18, 23, 24 बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे लघुत्तरीय प्रश्न पहले मैं आपको करा दे रहा हूं, जितना भी आप नोट कर लो। अभी मैं आप लोगों को पूरा तैयार करा दूंगा। पहले मैं आपको पूरे बुक में, आपके पूरे जो बायोलॉजी बुक है उसमें जितने लघुत्तरीय है नोट करा देते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आप नोट कर लो, टिप्पणी करने वाला भी। अब हम लोग आते हैं, देखो चौथा नंबर क्वेश्चन जो कि लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख भी सकते हो कि एनसीईआरटी का 2017, 18, 21 में आया हुआ है और भी बहुत बार आया हुआ है। तो बस आपको तैयार कर लेना है कि आसंग जनन, ठीक है, क्या होता है या क्या है, आसंग जनन क्या होता है, ठीक है। एंड उपयुक्त उदाहरण देकर इस प्रक्रिया को समझाइए। तो आपको उदाहरण के साथ भैया, एग्जाम्पल के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसको समझाना होगा। मतलब आप एग्जाम्पल के साथ जब समझाओगे तभी आपको 4 में 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न है भैया, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। फिर आता है शुक्राणु जनन क्या है। मतलब जो शुक्राणु होता है, जो नर जनन तंत्र का भाग होता है, नर जनन तंत्र का भाग होता है, इसमें जो शुक्राणु होता है उसका जनन क्या होता है। तो देखो जहां जनन शब्द आ जाए ना, जैसे शुक्राणु से जुड़ा हुआ है जनन, तो इसका मतलब होता है शुक्राणु का निर्माण, ठीक है। शुक्राणु के निर्माण होने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक है। जनन शब्द अगर जहां जुड़ जाए वहां समझो उसका निर्माण हो रहा है, ठीक है। जैसे शुक्राणु जनन का मतलब शुक्राणुओं का निर्माण, ठीक है। तो संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को वर्णन करो भैया। एनसीईआरटी 2019, 20, 21, 22 बहुत बार आया हुआ है। तो आपको यह भी क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है। और 6वां क्वेश्चन है भैया, शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन करो भैया। जो शुक्र जनन नलिका होता है, शुक्र जनन नलिका होता है, उसका आपको संरचना का वर्णन करना है। एनसीईआरटी 2022, 2024 में आया हुआ है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना, जब पेपर देकर आना एक एक क्वेश्चन को मिला लेना, फिर आप कहोगे सर वही क्वेश्चन आया जो आपने बताया था, ठीक है।
नोट कर लो 6 नंबर क्वेश्चन तक सभी स्टूडेंट नोट करो जल्दी से, फिर हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे रसगुल्लों, बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में 2020 में, 2023 में, 2025 में, मतलब भैया 2026 में आपका 100% फिक्स है। देखो मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो बिल्कुल 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार वाले क्वेश्चन, 5 स्टार वाले क्वेश्चन हैं। तो आपको बस तैयार करके बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी के पेपर में धुआं धुआं उड़ा देना है, ठीक है। देखो 7 नंबर लघु उत्तरीय है कि जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं। देखो अगर आपने ये सारे लघु और दीर्घ तैयार कर लिया भैया, बायोलॉजी का किंग हो जाओगे। और साथ में मैं कहता हूं बायोलॉजी में 95% तो आएगा ही, 95% आएगा, बस तैयार कर लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट मतलब जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताना है, ठीक है, क्या क्या कारण है आखिर जनसंख्या वृद्धि का। एंड 8वां क्वेश्चन है लिंग निर्धारण क्या है, मतलब लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि देखो ये मधुमक्खियों में बताना है, ऐसे मनुष्यों में भी लिंग निर्धारण होता है, तो मनुष्य का भी लिंग निर्धारण आप तैयार कर लेना, ठीक है। एंड मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को समझाइए, 2018, 19, 20, 25 में आया हुआ है। तो आपको भैया ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अब आपका आता है 9 नंबर क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018, 20, 22, 23 में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, क्या है डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, साथ में आपको इसके कारण एवं लक्षण भी बताना है। तो डाउन सिंड्रोम कौन से मतलब जो गुणसूत्र के बढ़ने या घटने से होता है आप ये बताओ, और इसके कारण क्या है, आखिर क्यों होता है डाउन सिंड्रोम, प्लस इसका लक्षण भी बताओ, आखिर इसके लक्षण क्या क्या है, जिसको हो जाता है ये रोग तो फिर क्या होता है उसके साथ, ठीक है। ये 9 नंबर क्वेश्चन तक नोट सभी स्टूडेंट कर लो, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, टेंशन मत लो, सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा, पीडीएफ भी डाउनलोड करके डेली 2-2, 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर आप देखना भैया बहुत अच्छे नंबर लाओगे। 10वां क्वेश्चन है बहुप्रभाविता एवं बहुजीनी वंशागत की व्याख्या कीजिए, भैया 2019 में आया हुआ है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूरा बायोलॉजी आज मैं खत्म कर दूंगा, पूरा बायोलॉजी जो है आज आपका खत्म हो जाएगा। भाई वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो बहुप्रभाविता जो है एंड बहुजीनी वंशागति की व्याख्या करनी है, दोनों के बारे में बताओगे, फिर आपको 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। 4 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है डीएनए, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, मतलब जो डीएनए है, आप लोगों ने डीएनए देखा है कि नहीं देखा, सभी स्टूडेंट भाई बायोलॉजी वाले तो देखे होंगे, ऐसे 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 होता है ना, ऐसे डीएनए बीच में ऐसे ऐसे आप बना लो भाई। तो डीएनए, डीएनए जो है डीएनए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया 12th में, डीएनए बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डीएनए पदार्थ किसे कहते हैं या डीएनए पदार्थ है, इससे सिद्ध हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्षे व चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्पष्ट किया, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी 2019, 21, 22 में आया हुआ है। भैया आप लोगों को जो इनका नियम है ना, हर्षे व चेज का जो डीएनए वाला प्रोटीन के बीच और आपका जो मतलब डीएनए और प्रोटीन के बीच जो सत्यापित किए थे उसके बारे में बताना है, बहुत स्पेशल है, हर साल बोर्ड में आता है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से तैयार करो। एंड 12 नंबर क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है, ये बहुत बार आया हुआ है, 2016, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 हर बार आएगा। तो डीएनए जो हमारा डीएनए होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, इसका आप लोग फुल फॉर्म भी तैयार कर लेना सभी स्टूडेंट। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना, ठीक है, बस आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये नोट कर लो 12 नंबर क्वेश्चन तक। 13 नंबर क्वेश्चन आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें क्या कह रहा है कि अनुवांशिक कूट क्या है, भैया अनुवांशिक कूट के बारे में बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो अनुवांशिक कूट होता है वो क्या होता है, इसकी विशेषता भी लिखिए, इसकी विशेषता भी लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 2016, 17, 18, 19, 20, 23, 22 एंड 25 में भी आया था किसी पेपर कोड में, और 2026 में बिल्कुल फिक्स है। डीएनए कोड जो होता है, मतलब सॉरी अनुवांशिक कूट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव, लघु, दीर्घ कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, अति लघु उत्तरीय कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप ये भी क्वेश्चन तैयार करना। साथ में 14 नंबर क्वेश्चन है मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा नामांकित चित्र बनाइए। जो मिलर का प्रयोग था, भाई मिलर का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ लेना, क्योंकि
आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलर का प्रयोग आपको वर्णन करना है। सारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं भैया, पूरे बुक में जितने भी चैप्टर हैं 13 से 14 सारे का मैं बता रहा हूं, ठीक है। पूरा मतलब एक ही क्लास में दे रहे हैं सारे बुक का लघु उत्तरीय जो हर साल बोर्ड में आता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बता रहे हैं, ठीक है। एंड 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन की परिभाषा दीजिए। उत्परिवर्तनवाद किस वैज्ञानिक ने दिया? मतलब उत्परिवर्तन की परिभाषा देनी है, आखिर उत्परिवर्तन क्या होता है और उत्परिवर्तनवाद जो है वो किसने दिया था। उत्परिवर्तनवाद जो है वो कौन वैज्ञानिक ने दिया था? 2020 में आया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। तो आपको यहां 15 में 15 लघु समझ में आ गया ना, बिल्कुल तैयार कर लोगे ना, पीडीएफ भी दे देंगे, तैयार कर लेना, ठीक है। अभी आप लोग देखो कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है टॉपर बनने के लिए। तो आप लोग नोट करो 15 नंबर तक, हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन भैया बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में भेद कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण सहित भैया व्याख्या करो। देखो मतलब जो आपका भेद आता है या फिर अंतर आता है सब एक ही है। अंतर करने के लिए जो आता है मतलब निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए या टिप्पणी कीजिए, ये सब एक ही है। तो टेंशन मत लो, बहुत आसान लैंग्वेज में समझाएंगे। दो एनसीईआरटी का है 2018, 19, 20, 21, 22, 23 में आया हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सहज, सहज का मतलब होता है जनजात, सहज जनजात और जो आपका उपजार्जित प्रतिरक्षा के बारे में बताना है। एंड आपका सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है, इसके बारे में बताना है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है, जो बिल्कुल सक्रिय होता है मतलब काम के लिए, और जो निष्क्रिय होता है, उन दोनों प्रतिरक्षा के बारे में बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो भैया बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी में छपने वाला क्वेश्चन है भाई। ये सारा तैयार करने के बाद पेपर में बिल्कुल धुआं उड़ा दोगी। अगला 17 नंबर कि आपका उप प्रतिरक्षी जो है प्रतिक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन करो, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों तथा आपका कीटनाशक जो आपका कीटनाशकों के लिए प्रयोग का कम करने के लिए किया जा सकता है, यह किस कारण संपन्न होगा, व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे बुक में से मैंने लिया है, तो आप लोग भैया तैयार कर लेना। अब ये आता है भैया टिप्पणी करने के लिए। पहले देखो ये सारा इनसे बाहर नहीं आता, सारा टिप्पणी मैंने एक ही में ले लिया है, ठीक है, कि आप लोग बिल्कुल तैयार कर लो कि घरेलू उत्पाद तथा औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझाइए भैया। 16 में आया, 17 में, 18, 19, 20, 23 बहुत बार आया हुआ है। लेकिन ये टिप्पणियां सारा तैयार कर लेना कि संक्षेप में लिखिए या फिर टिप्पणी कीजिए, ठीक है, टिप्पणी कीजिए, ये भी लिख सकते हैं। 6 नंबर के लिए डायरेक्ट आएगा। देखो सबसे पहले आपका पीसीआर क्या है, पीसीआर, ठीक है। फिर प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए के बारे में बताना है, जो प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए, और काइटिनेज के बारे में बताना है, डीएनए का पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए का लाइगेज, ठीक है, इन सारे के बारे में आपको बताओगे, ठीक है। आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा और तैयार भी कर लेना, तैयार भी कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन भैया लघु है, हर साल आता है ये क्वेश्चन भैया, हर साल आता है पेपर में, हर साल आता है, तो आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला 20 नंबर है, डीएनए पुनर्योजन तकनीक का मानव हित में उपयोग बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, देख लो 3-4 साल से लगातार आ रहा है। एंड फिर आपका 21 नंबर है, समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं का व्याख्या करो। 2022, 23, 24, 25 में आया हुआ है। समष्टि की कोई 3 महत्वपूर्ण व्याख्या के बारे में बताना है, 3 महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में। अब आता है टिप्पणी करने के लिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी करो। भाई कितना इंपॉर्टेंट है, आप खुद देखो, ये हर साल तो बोर्ड में आता ही है, प्लस आपको बहुत अच्छा नंबर देकर जाता है। क्या देखो, पहले आपको परजीविता के बारे में बताना है, जो कि एनसीईआरटी 2017, 19, 23, 25, 26 में भी आएगा, ठीक है। एंड सहभोजिता के बारे में बताना है, देखो एनसीईआरटी 2019, 23, 25 में आया है। और सहजीवन के बारे में बताना है। लास्ट में अंतर जो आपको बताना है वो जातीय और प्रजातीय, जो जातीय है और जो आपका जातीय है और परजीविता है, ठीक है। इन सारे के बीच में डिफरेंस या फिर आपको टिप्पणी करना है, छोटा छोटा एक पेज में 2 टिप्पणियां लिख देना बस, ठीक है। तो ये हमारा है सारा लघु उत्तरीय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाओ, 23 नंबर, प्रस्थ के पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जैव मात्रा वो जैव भार संख्या के पिरामिडों की उदाहरण सहित व्याख्या करो। एनसीईआरटी 2016 और 17, 18, 19 सब में आया हुआ है। 24 नंबर है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं और भारत में कितने मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में आया हुआ है। फिर जो है जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाली विभिन्न उपायों का वर्णन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो हमारा लास्ट जो है बस इतना ही है, ठीक है, इतना ही लघु उत्तरीय है, जो कि मैंने 25
क्वेश्चन लिया था, मतलब 25 क्वेश्चन लिया था। 25 क्वेश्चन आपके भैया बायोलॉजी में, अगर हम बात करें बायोलॉजी में पूरे बुक में बस 25 लघु तैयार कर लेना है। अगर ये 25 लघु तैयार कर लिया तो भैया लघु त्रियल बहुत नंबर का आता है बायोलॉजी में। तो अगर आपने ये सारा तैयार कर लिया तो 12th बायोलॉजी का लघु त्रिय बिल्कुल पक्का है। आपका ऑब्जेक्टिव भी पक्का करा दिया, लघु त्रिय बहुविकल्पीय आपका पक्का हो गया, लघु त्रिय पक्का हो गया। अब हम लोग आने वाले हैं प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। तो अब हम लोग आपके पूरे बुक में चैप्टर नंबर 1 से जितने भी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। इससे पहले आप ये सारा नोट जरूर कर लेना, फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय देखते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हमारा आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपके भैया पूरे बायोलॉजी के बुक में, पूरे बायोलॉजी के बुक में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है सारे का धुआं उड़ा देंगे और बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर आने वाला नहीं है। अगर आपने ये सारा अपने लॉन्ग क्वेश्चन भैया बायोलॉजी का सारा क्वेश्चन तैयार कर लिया तो भैया बस बायोलॉजी का आप किंग हो जाओगे और बायोलॉजी में आप टॉपर बन जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुविकल्पीय लघु उत्तरीय तैयार कर दिया। अब दीर्घ उत्तरीय, पहले चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का, आवृत बीजी पौधों में गुरु बीजांड जनन का आपको वर्णन करना है। गुरु बीजांड जनन, ठीक है, एक होता है लघु बीजांड जनन, लेकिन अगर हम बात करें जो गुरु बीजांड जनन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ही अभी आप टिक लगा लो जाके क्वेश्चन बैंक में, आप लोग सभी स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक ले लो और टिक लगा लो सारा और डेली प्रैक्टिस करो। अगला है मनुष्य के नर तथा मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र तो जरूर आएगा, मादा भी तैयार कर लेना। ये भैया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आ जाओ, मेंडलवाद पर विस्तृत वर्णन करो। मेंडलवाद का मतलब जो मेंडल का नियम था सारा, वो 3 नियम दिया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और भी जितनी भी चीजें थी उसका वर्णन को 2022-24 में आया हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार ही करना पड़ेगा। अगर दीर्घ उत्तरीय में ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं तैयार कर लिए तो फिर आपको भैया बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता और आप बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनोगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चन आज ही तैयार कर लो, तीनों क्वेश्चन आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, अगर चौथा अलग है, लिंग संलग्नता लक्षण से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में किन्हीं 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागत का आपको रेखांकित व्याख्या करना। भैया लिंग संलग्नता के बारे में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 2018 में, 22 में, 24 में और भी बहुत बार आया हुआ है, तो आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तैयार कर लेना है, बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 6वां नंबर क्वेश्चन है भैया, डीएनए की संरचना वाटसन एवं क्रिक मॉडल में आपको चित्र बनाकर समझाइए। भैया डीएनए का, जो डीएनए की संरचना दिया था, किसने दिया था? आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाटसन और क्रिक का मॉडल। किसका? वाटसन और क्रिक। ठीक है, तो इनके बारे में आपको बताना है, क्योंकि 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हर बार आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने केवल एक कोड का ये संदर्भ लिख रखा है, एक कोड का, और पेपर जो होता है बोर्ड का 6, 7, 8 कोड का बनता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बस तैयार आपको करना है। ठीक है, मैं आपको केवल बता सकता हूं कि ये तैयार कर लो, पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है, सपनों को आपको पूरा करना है, क्योंकि अब आप नहीं करोगे मेहनत तो कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि समय आपके पास बहुत है। देखो डीएनए के द्विगुणन प्रत्यय जो है कीर्तन का संक्षिप्त वर्णन करो, 2016 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो। 8वां नंबर क्वेश्चन आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि जैव विकास के पक्ष में दिए जाने वाले विभिन्न परिणामों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और तुलनात्मक शरीर संरचना से संबंधित परिणामों का व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको ये भी तैयार करना, 2 साल आया हुआ है। अब देखो संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक के 2 उदाहरण देकर कारक और रोकथाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें सन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बहुत बार आया हुआ है इसलिए नहीं लिखा गया है, हर साल आता है, तो आप जल्दी से तैयार कर लो। ठीक है, तो संक्रामक रोग होते हैं और असंक्रामक रोग, इन दोनों के बारे में बताना है। लास्ट में मैं आपको टिप्पणी करने को बताता हूं, 2018, 19, 21 बहुत बार आया हुआ है, 25 तक आया हुआ है कि डेंगू बुखार पर टिप्पणी लिखो, एंड चिकनगुनिया, जो चिकनगुनिया पर लिखो, एंड फाइलेरिसिस या हाथी पांव के बारे में आपको बताना है।
सारे टिप्पणी लिखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, तो आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। ये है 10 क्वेश्चंस। अब हम लोग बढ़ते हैं 11 क्वेश्चंस की ओर, जल्दी से आप लोग नोट कर लो मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब हम लोग 11 नंबर भैया लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब मैं आप लोगों को बताऊं कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन करो तथा इनसे बचने का उपाय लिखो। जैसे भैया एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब जो आप लोग जानते हो भैया देसी भाषा में दारू कहा जाता है, तो इसके बारे में आप बताओ भैया कैसे रोकथाम किया जा सकता है। इसके नुकसान बहुत सारे हैं भैया, नुकसान गिनाने लगेंगे तो भाई गिन नहीं पाओगे। 2017, 18, 19 में आया हुआ है, तो जल्दी से तैयार कर लो। ड्रग्स, नशीली दवाएं, ये तो भैया बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिंदगी बर्बाद हो जाता है। तंबाकू, तंबाकू भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये तीनों चीज आप अपनी भाषा में भैया बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिख सकते हो, एक आसान भाषा में, देहाती भाषा जिसे कहते हैं, देहाती भाषा में लिखना, नंबर फुल मिलेगा, ठीक है। आसानी बुक की भाषा मत छापना, बिल्कुल देहाती भाषा लिखना, ठीक है। अगला आ जाओ 12 नंबर, जीनी जो अभियांत्रिकी क्या होता है और इसे पुनर्योजन जो है डीएनए प्रौद्योगिकी क्यों कहते हैं और मानव हित में इसकी उपयोगिता का उल्लेख करो, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 में जरूर आएगा, लिख लेना। जितना मैं आपको बता रहा हूं बायोलॉजी का पेपर देकर आना और देखना लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, बहुविकल्पी इससे बाहर आएगा ही नहीं, तो आप तैयार कर लो, ठीक है। आंसर आपको मिल जाएगा पीडीएफ के साथ। अगला आ जाओ 13 नंबर है, पुनर्योजन डीएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। 2019, 20, 22, 23 में आया हुआ है। साथ में भैया 14 नंबर है, जीन चिकित्सा क्या है और एडिनोन जो है या फिर डियोसिन जो है एडीए की कमी उदाहरण सहित आपको समझाना है, वर्णन करना है। ये भी आपका 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 26 में भी आया हुआ है। अब आ जाओ भैया एक आपका है 15 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के घटनाओं का वर्णन करो। ये भी एनसीईआरटी है, 2016, 17, 18, 19, 20 में आया हुआ है, 24 में आया हुआ, ठीक है। तो ये आपके हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्या क्या समझाया मेरे प्यारे लाडलों, मैंने आप लोगों को बस 15 ही लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेना है, 15 दीर्घ उत्तरीय, इससे बाहर नहीं तैयार करना है, ठीक है। बस 15 दीर्घ उत्तरीय तैयार कर लो, बहुत ज्यादा आपका है, ठीक है। तो ये दीर्घ उत्तरीय बस 15 मैंने आपको बताया और साथ में लघु, तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराया, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में मैंने आपको लघु उत्तरीय भी कराया, लघु उत्तरीय भी कराया, साथ में मैंने आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कराया, ठीक है। अब आप लोग ये सारा तैयार कर लेना, कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो नोट कर लिए होंगे, और साथ में अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता दूं आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, जिसको चाहिए, जितने स्टूडेंट को चाहिए वही कॉल या व्हाट्सएप करना मुझे, ठीक है। नंबर है 9918863196, 9918863196। आप में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। फीस भी आप जान लो, केवल पूरे साल का 199 रुपए, जिसको भैया लेना है मतलब पेमेंट करना है वही कॉल या मैसेज करना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको पूरा साल पढ़ाया जाएगा, साथ में सारा आपको क्लास भी दिया जाएगा, प्लस आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका, ठीक है। तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, बहुत ज्यादा मेहनत किया तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।